बहुत अच्छी टाइप है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइप है, बहुत अच्छी टाइप है विद्यार्थी जी। इसे मैंने मिस अनुपात में क्यों रखा है वो केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। साउंड सही है, आप लोग केवल एक बार मैसेज कर देंगे। किसी पाइप में बहने वाली पानी की दर उस पाइप के त्रिज्या के विलोमानुपाती है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बहने वाली पानी की दर, बहने वाली पानी की दर कह रहा है त्रिज्या के विलोमानुपाती है। तो बहने वाली पानी की दर का मतलब होता है बहाव की दर, मतलब इफिशियंसी। तो इसकी इफिशियंसी जो है विद्यार्थी जी, इफिशियंसी का जो रेशियो है विलोमानुपाती है किसके, त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के विद्यार्थी जी। अब जल्द से जल्द आप लोग देखिएगा, 2 पाइप है तो 2, 3 है तो 2, 3। अब ध्यान दीजिएगा, इनका व्यास दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर अर्थात त्रिज्या उसका आधा होगा। तो 2 का आधा होता है 1 और 4 का आधा होता है 2, अर्थात हम लोग का रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 4:1, अर्थात पहली पाइप तो 4, दूसरी पाइप तो 1। तो बहाव की दर ही पूछ रहा है विद्यार्थी जी। तो पाइपों में बहाव की दरों का अनुपात बताइए। फिर से सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आप लोग को फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, सीखिएगा। प्रश्न केयर कीजिए, क्या लिख रहा है विद्यार्थी जी, उस प्रश्न को देखिएगा। किसी पाइप में पानी की बहाव की दर, पानी की बहाव की दर, उसी को मैंने नाम रख दिया विद्यार्थी जी इफिशियंसी, है ना। इफिशियंसी कार्य करने की दर को हम लोग अगर आदमी लेते तो उसे पढ़ते हैं कार्य क्षमता, अगर आदमी लेते हैं विद्यार्थी जी तो हम लोग पढ़ते हैं कार्य क्षमता। लेकिन वही अगर पाइप लेते हैं, वही अगर हम लोग पाइप लेते हैं विद्यार्थी जी तो हम लोग पढ़ते हैं उसके बहाव की दर, है ना, यानी रेट भी बोल सकते हैं, आर से भी स्विच कर सकते हैं। तो अगर आदमी रहेगा तो ई से स्विच कीजिएगा, अगर पाइप रहेगा तो आप आर से भी स्विच कर सकते हैं। तो बहाव की दर कह रहा है उस पाइप की त्रिज्या के त्रिज्या के विलोमानुपाती लिखा हुआ, त्रिज्या के वर्ग नहीं, त्रिज्या के विलोमानुपाती यानी 1/r। अब r इसका हो जाएगा 1, इसका r हो जाएगा 2, अर्थात रेशियो कहला जाएगा विद्यार्थी जी 2:1। तो बहाव की दर बोलिए अर्थात या इफिशियंसी बोलिए, बात बराबर होगी अपनी भाषा में। तो आप लोग का रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 2:1, अर्थात आपका आंसर बी। चलिए फिर से केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं, सीखिएगा। एक स्थिर तापमान पर एक निश्चित गैस के भार का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि दबाव 20% कम जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दबाव जो है विद्यार्थी जी, दबाव जो है पी जो है, प्रश्न कह रहा पी जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, या बोल सकते हैं भी जो है पी के व्युत्क्रमानुपाती है। बात तो बराबर ही हो गया विद्यार्थी जी, ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दबाव 20% कम हो गया तो आयतन जो होगा विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए 20% कम हो गया, मतलब 100 से हो गया 80, 100 से हो गया 80, अर्थात रेशियो में लिख सकता हूं 4:5। तो आयतन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिएगा 4 से 5 हो गया, 100 से 125 हो गया, अर्थात 25% की वृद्धि। परसेंटेज पढ़िएगा, और भी तरीके सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे यही सीखिएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ी स्पीड में। आयतन जो है कह रहा है पी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ध्यान दीजिएगा आयतन कह रहा है दबाव जो है 20% कम हो गया, अर्थात 100 से हो गया 80 यानी 5:4 हो गया। तो दबाव अगर 5:4 हो गया तो आयतन डायरेक्ट लिख दीजिएगा 4:5, क्योंकि आपने ही तो बोला व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। जो तरीके वो समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा आयतन जो है दबाव के व्युत्क्रमानुपाती है, और दबाव 20% कम हो गया यानी 100 से हो गया 80 यानी 5:4। ये दबाव की बात किया है विद्यार्थी जी।
तो दबाव अगर 5:4 हो गया तो आयतन हो जाएगा 4:5। तो आयतन में क्या इफेक्ट पड़ा, तो मैं बोल सकता हूं 100 से हो गया 125, अर्थात 25% की वृद्धि। अर्थात आप लोग आंसर विद्यार्थी जी बी। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं विद्यार्थी जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। शुभम देखिए एक विद्यार्थी लिख रहे हैं वीडियो रुक गया। विद्यार्थी जी और किन्हीं का रुका है तो जरा बोल दीजिएगा। सीमा जी लिख रहे हैं वीडियो रुक गया। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे। विद्यार्थी जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी वीडियो क्यों रुक गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सीखिएगा। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्यार्थी जी ए जो है व्युत्क्रमानुपाती है किसके, तो बी के घन के। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, सीखिएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, मैं मिस अनुपात के नियम पे ले चल रहा हूं, सीखिएगा। अब आप लोग समझते होंगे इस स्थिरांक इससे हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म लाते होंगे, यानी 1/b। विद्यार्थी जी अर्थात हम लोग फॉर्मूले लिख दिए ए बी क्यू बराबर के, है ना। अब ए बी क्यू बराबर के का मतलब हो गया विद्यार्थी जी, इधर भी ए बी क्यू लिखाएगा, इधर भी ए बी क्यू लिखाएगा। और मिश्र अनुपात का यही तो नियम है कि दो को हम लोग बराबर करने की तरीके सीखे हैं। तो इधर भी ए बी क्यू लिख देंगे, इधर भी ए बी क्यू लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सही है। तो चलिए मिश्र अनुपात के नियम से सिखा रहे हैं, बोलिएगा। तो तीन क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 भी मिश्र अनुपात से बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फिर से समझिएगा, लिखा हुआ है ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो घन का मतलब ही होता है विद्यार्थी जी क्यू। लिखा होगा इंग्लिश लिखिएगा, असली प्रोपोर्शनल टू क्यू ऑफ बी, मतलब बी के घन के। अब समझ में आ गया होगा। अब इसे हटाने के लिए विद्यार्थी जी आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, इसे हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं, अर्थात 1/b क्यू लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा फॉर्मूले विद्यार्थी जी ए बी क्यू बराबर के। इतना आने का मतलब है कि लेफ्ट साइड भी ए बी क्यू लिखेंगे, राइट साइड भी ए बी क्यू लिखेंगे। तो चलिए ए का मान 3 तो बी का मान 2, ए का मान 3 तो बी का मान 2, तो 2 का क्यू 8। आगे क्या कर रहा है, ए का मान 8/9, ए का मान 8/9, तो बी का मान क्या होगा, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। तब बी क्यू बराबर 27, यानी बी का मान विद्यार्थी जी 3। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपकी कमेंट चाहिए, आप लोगों की कमेंट चाहिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं, यस समझ में आ गया, बहुत अच्छे विद्यार्थी जी। ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। तो इसे अब मैं आप लोगों को और आसान समझाने के लिए मैं ध्यान दीजिए परीक्षा के लिए बोलना चाहता हूं। लिखा हुआ ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दीजिए ए बी क्यू बराबर के, है ना। अब इतना कहते लिखते रहिएगा, कैसे आया हो तो समझ में आ ही गया होगा। अब दोनों तरफ ए बी क्यू लिख दीजिएगा। तो ए का मान विद्यार्थी जी कह रहा है 3 तो बी का मान 2, ए का मान 3 तो बी का मान 2, यानी 2 का क्यू 8। आगे ए का मान 8/9 तो बी का मान निकालना है। तो आप लोग जितना जल्द हल कर लीजिएगा हम लोग का काम हो जाएगा। 27 बराबर बी क्यू, अर्थात बी का मान विद्यार्थी जी 3। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इससे पहले वाली क्वेश्चन भी 2 नंबर भी मैं इसी पे बता देता हूं, सीखिएगा। एक स्थिर तापमान पे निश्चित गैस के भार का दबाव के व्युत्क्रमानुपाती है। दबाव जो है विद्यार्थी जी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है,
अर्थात P भी बराबर हो गया K। अब दोनों तरफ P भी लिखेंगे, सीखिएगा। दबाव 20% कम हो गया। 20% कम का मतलब विद्यार्थी जी 100 से हो गया 80। दबाव इधर 100 था तो इधर 80। तो पूछ रहा आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रतिशत का मतलब 100 है तो आयतन इधर क्या होगा, जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। बोलिएगा सर ये 100-80 तो समझ में आया, ये दूसरा 100 क्यों, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। तो प्रतिशत का मतलब विद्यार्थी जी 100 में होता है, अर्थात पहला आयतन 100 तो दूसरा आयतन कितना होगा। चलिए हल कर लेते हैं। बी 80 बी 25 100, 4 से विद्यार्थी जी 25 बार में, अर्थात भी हो गया 125। अब 125 यानी 100 से हो गया 125 यानी 25% की वृद्धि, अर्थात आपका आंसर बी। ये मिश्र अनुपात के नियमानुसार हुआ। अब पहला जो बताए थे वो रेशियो के नियमानुसार हुआ था, है ना। तो बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आपने रेशियो का यूज किया, वहां भी मिश्र अनुपात का यूज कर सकते। तो विद्यार्थी जी वहां डायरेक्ट रेशियो ही पूछ रहा था पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो पूछ रहा था, इसलिए रेशियो से बनाना आसान हुआ। दूसरा ये मिश्र अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मन में कोई बातें रही जरूर पूछने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थी जी आप लोग का मन में कुछ भी सवाल रहेगा जरूर पूछिएगा, तभी तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दीपक कुमार, यस सर आ गया है सर समझ में। चलिए 4 नंबर, ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर फॉर्मूले देखिएगा विद्यार्थी जी, ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो डायरेक्ट फॉर्मूले हो गया विद्यार्थी जी, ए बी क्यू बराबर के। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ मान रख लेते हैं। देखिएगा ए का मान, बी का मान 4 तो ए का मान 4, यानी ए भी 4 है बी भी 4 है, तो 4 का क्यू 64। विद्यार्थी जी ए का मान 4/27 तो बी का मान क्या होगा, ए का मान 4/27 तो बी का मान क्या होगा। अब जल्द से जल्द हल करिए, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 27 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 27 गुने 64 बराबर हो जाएगा बी क्यू। अर्थात बी का मान निकालने के लिए इसका क्यू रूट 3 इसका क्यू रूट 4, अर्थात बी का मान हो गया 4 या 12। हल तो करने आता होगा विद्यार्थी जी, हल करने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप हमसे पूछ सकते हैं सर आप कैसे दिमाग लगाए मिश्र अनुपात के नियम से निकल सकते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, मिश्र अनुपात के नियम आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड करते हैं, तो ए बी क्यू बराबर के का मतलब कौन, मतलब जितना ए बी क्यू इधर है उतना ही ए बी क्यू दूसरा भी होगा, उतना ही ए बी क्यू तीसरा भी होगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को मिश्र अनुपात के नियमानुसार निकाल लिए। अब अगर रेशियो से चलिएगा विद्यार्थी जी, तो सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर जो दिया हुआ उसके अनुसार उसका तुलना करना पड़ेगा, तो टाइम टेकन होगा, इसलिए इसका मिश्र अनुपात ही बेहतर उपाय होता है। तो चलिए मैं एक प्रश्न और बनाने का प्रयास करता हूं। प्रश्न संख्या आ जाइए 5। एक्स वाई के अनुसार बदलता है, इसका मतलब विद्यार्थी जी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा विद्यार्थी जी एक्स बटा वाई बराबर के। अब दोनों तरफ एक्स बटा वाई लिख दीजिए, हम लोग का काम हो जाएगा। तो x का मान 18 तो y का मान 7, x का मान 18 तो y का मान 7। अब कह रहा है x का मान क्या होगा जब y का मान 21, x का मान क्या होगा जब y का मान 21। तो 7 या 21 अर्थात 18 या 54। आप लोग को आंसर देना कितना आसान हो गया होगा, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी भी। फिर भी मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो पूछने में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, अब बस आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अभी पढ़ लीजिए रोशन बाबू, ऑफलाइन क्लास खुल गया है नहीं खुल गया, लास्ट में मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, उसमें सारी बातें कर लीजिएगा। नेक्स्ट
समानुपाती। तो पूछने में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, अब बस आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अभी पढ़ लीजिए रोशन बाबू, ऑफलाइन क्लास खुल गया है नहीं खुल गया, लास्ट में मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, उसमें सारी बातें कर लीजिएगा। नेक्स्ट, ए बी और सी के गुणनफल के समानुपाती है। देखिएगा ए के बारे में कह रहा, बी और सी के गुणनफल के समानुपाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन जैसा कह रहा उसे लिख रहे। तो फॉर्मूला हो जाएगा विद्यार्थी जी, ए बटा बी गुने सी बराबर के, अब दोनों तरफ मान रखिएगा, ए ऊपर और बी और सी नीचे। तो चलिए सीखिएगा, बी का मान 3, सी का मान 2 और ए का मान 6, तो 6 3 2 हो गया विद्यार्थी जी। अब राइट साइड ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, जब बी और सी 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो 6 से 6 तो कट गया विद्यार्थी जी, अर्थात हो जाएगा ए का मान 35। ए का मान विद्यार्थी जी 35, अर्थात आपका आंसर बी। आशा करते इस टाइप की क्वेश्चन का आंसर देना आपको आसान लग रहा होगा। फिर भी मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपकी कमेंट पे हमारी नजर है। चलिए, एक लड़का लिख रहा है सर नेक्स्ट क्लास कैसे करे, पता नहीं क्या करना चाह रहा है, नहीं पढ़ो और क्या कहेंगे हम, तो पता नहीं चल रहा, पढ़ रहा है तो पूछ रहा है कैसे करे। नेक्स्ट, ए बी के वर्ग के समानुपाती है, ध्यान दीजिएगा, सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ए के बारे में कह रहा है विद्यार्थी जी बी के वर्ग के समानुपाती है और सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ, ए बी के वर्ग के समानुपाती है और सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अब फॉर्मूले क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, ए गुने रूट सी बटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब दोनों तरफ मान रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इतनी आसान तरीके तो सिखाया हूं। तो ए का मान विद्यार्थी जी 2, ए का मान 2, बी का मान 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और सी का मान 9 तो 9 का वर्गमूल 3। आगे राइट साइड देखिएगा, ए का मान 3, ए का मान 3, बी का मान 2 तो 2 का स्क्वायर 4, और सी का मान ज्ञात करिए, अर्थात इधर लिख देंगे, सी तो रूट में होता है। अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, 3 से 3 खत्म हो गया, 8 आ जाएगा, रूट सी का मान 8, यानी सी का मान हो जाएगा 8 8 64, सी का मान हो जाएगा 64 विद्यार्थी जी। अतः आपका आंसर सी। चलिए ज्योति कुमारी बहुत अच्छे, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाना चाहिए। अब पूरी टाइप यही है, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए इस टाइप का बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग को ये तो सेम है, 8 9 सेम है विद्यार्थी जी, 10 भी सेम है, 11 भी सेम है, 12 आ जाइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित समय में दो नलिकाओं से बहने वाली पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। बहने वाली पानी की मात्रा मतलब उसको बोलेंगे इफिशिएंसी या रेट। आर या तो ई से आप जैसे सिद्ध करना चाहते हैं समझ कर सकते हैं। तो आप लोग इफिशिएंसी का बहुत यूज किए, इसलिए इफिशिएंसी ही लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहाव की दर जो कह रहा है विद्यार्थी जी, उनके पानी की बहाव की दर जो है व्यास के वर्ग के समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी पहला का भी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा पहला का व्यास हो गया मान लीजिएगा d1, तो d1 का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा d2 का स्क्वायर।
और ध्यान रखना ये भी चीज है विद्यार्थी जी कि व्यास का वर्ग का जो रेशियो होता है वही रेशियो त्रिज्या का भी होता है, क्योंकि जो रेशियो व्यास का वही रेशियो त्रिज्या का। 2 से भाग देंगे, 2 निश्चित राशि आएगी, कट जाएगी, तो कभी लिख देगा व्यास का वर्ग, कभी लिख देगा त्रिज्या का वर्ग, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखिए क्या कहता है, सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 बर्तनों का आयतन का अनुपात 4:5 है। दिए बर्तन उन्होंने निकाल को 5 मिनट और 9 मिनट में पढ़े। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है D1 स्क्वायर की दर से 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो दूसरा D2 स्क्वायर के रेट से 9 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। तो काम क्या हो रहा है, पानी भरना मतलब आयतन, पानी भरना मतलब टंकी का आयतन है ना। पानी भरा, कितना पानी, तो आयतन से ही मतलब होता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ काम क्या है विद्यार्थी जी, पानी भरना। और जो भरा गया पानी है उसमें रेशियो दिया हुआ है 4:5 का, यानी पहला ने अगर 4 काम किया तो दूसरा ने 5 काम किया। पहला का ध्यान दीजिए इफिशियंसी था D1 स्क्वायर 5 मिनट में 4 लीटर, D2 स्क्वायर 9 मिनट में 5 लीटर। अब जितनी जल्दी हो हल कर लीजिएगा विद्यार्थी जी, ये 25 हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा, तो D1 अनुपात D2 हो जाएगा विद्यार्थी जी, उलट जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5, अर्थात 6:5। हल करना आपका बाएं दाएं का खेल है, हल कर सकते हैं विद्यार्थी जी। बहाव की दर मतलब कार्य करने की दर को आप लोगों ने इफिशियंसी बोला था। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव मैथ पढ़िएगा तो इफिशियंसी की जगह ज्यादा अच्छा लगेगा आर लिखना, लेकिन हम लोग की आदत जो हो गई है कि आदमी को इफिशियंसी लिखते हैं, तो आपको मैंने ज्यादा सर दर्द ना करके ई ही लिखने का प्रयास कर दिया है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, अपनी कमेंट थोड़ा फास्ट करिएगा। अगर लग रहा है कि आसान है तो मैं आगे बढ़ता हूं, मन में कोई बातें आ रही है तो अभी और बोलिएगा, मेरे पास तरीका की कमी नहीं है। चलिए और देख लेता हूं, इस तरह की कोई क्वेश्चन अगर है तो, है ना। देखिए आ गया प्रश्न संख्या विद्यार्थी जी 15। एक निश्चित समय में बेलनाकार नलिकाओं से बहने वाली पानी की मात्रा त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में, यहाँ इफिशियंसी जो बोल रहा है विद्यार्थी जी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में। अब त्रिज्या का वर्ग बोलिए या डायमीटर का वर्ग बोलिए। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ये भी केयर कीजिएगा, ना दिया रहेगा तो भी इसे आपको समझना होगा, क्योंकि बेलनाकार का मतलब होता है उसका एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है विद्यार्थी जी। अब पाई तो कांस्टेंट होता नहीं, डिपेंड करता आर स्क्वायर पे। तो जितना मोटा पाइप रहेगा उतना ज्यादा पानी बहेगा, जितना पतला पाइप रहेगा उतना कम पानी बहेगा। तो त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में ही होता है। तो चलिए अब सीखते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी जी। 2 नल है, मैंने दोनों को मैंने लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, आयतन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हौज का विस्तार का मतलब हौज का आयतन, यानी पहला ने 7 भाग काम किया था, दूसरा ने 6 भाग। पहला ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी 12 मिनट में R1 के रेट से किया है। दूसरा देखिएगा विद्यार्थी जी 14 मिनट में R2 के रेट से किया है। तो चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, उधर 49 हो जाएगा, तो उलट जाएगा, अर्थात 7:6 हो जाएगा। 36 और 49 का वर्गमूल होता है 6 और 7, तो उलट के हो जाएगा 7 और 6, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 1 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे आसान तरीके तो क्या बता सकते हैं, आप लोग के मन में कुछ बातें आ रही है तो बहुत। चलिए अमित जी फिर से, सर विद्यार्थी जी अमित जी अब तो आप कमेंट कर दीजिए, मैंने फिर से बता दिया विद्यार्थी जी। अमित भाई, मंटू भाई, जल्द से जल्द आपका कमेंट चाह रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से जरूर बताऊंगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। मंजित जी बहुत आसान है सर, बहुत अच्छे मंजित भाई, आपको आसान लगा। अमित जी थोड़ा फास्ट कमेंट चाहिए, आप लोग के लिए मैंने फिर से बता दिया। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों का खोज लेता हूं।
बहाव वाली है कि नहीं। चलिए मिल गया, देख लीजिए। चलिए नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा बन जाएगा सर, बहुत अच्छे केशव जी। अमित कुमार समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे अमित भाई। तो चलिए एक बार और अमित भाई, मंटू भाई आपकी नाम। दो पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा उसके त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात में है, देख लीजिएगा। इफिशियंसी जो दिया हुआ त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में, विद्यार्थी जी है ना लिखा हुआ। तो अब देखिएगा काम क्या है विद्यार्थी जी, पानी भरना मतलब आयतन क्या था। तो केयर कीजिए, धारिता मतलब आयतन 14 और 15, अर्थात पहला ने 14 काम किया था, दूसरा ने 15 काम किया। आगे देखिएगा 10 मिनट और 21 मिनट में, तो 10 मिनट में विद्यार्थी जी R1 के रेट से किया है, और दूसरा लिखा हुआ था 21 मिनट में विद्यार्थी जी R2 के रेट से किया है। अब जल्द से जल्द हम लोग हल कर लेते हैं, काम बन जाएगा। चलिए 3 सते 21, 3 पचे 15, आगे 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इधर आ जाएगा 25, इधर हो जाएगा 49। तो 25 और 49 का उलट के 49 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 7:5, अर्थात R1 R2 का रेशियो विद्यार्थी जी 7:5। अमित भाई मंटू भाई हल करने तो आता होगा, हल करने की तो जरूरत है नहीं मुझे। चलिए ज्योति जी, जी समझ में आ गया सर, बहुत अच्छे। चलिए निशु जी, यस सर क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलिए सुमन जी नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा। तो इस तरह की क्वेश्चन तो आप लोगों को बनाने आ गया। तो चलिए पाइप वाली क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी जी। अब जरा मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गई है, उसी को मैं ले चल रहा हूं, सीखने का प्रयास कीजिएगा। आ जाइए 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। समुद्र पर क्षितिज की दूरी तल से आग की ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती है। दूरी जो है विद्यार्थी जी आग के वर्गमूल के, ऊंचाई के, आग से ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती है। क्षितिज की दूरी तल से आग की ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती है, जैसा कहना था मैंने कह दिया। तो अब फॉर्मूला क्या हो गया विद्यार्थी जी, D/√H बराबर के। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ मान रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो सीखिएगा विद्यार्थी जी, दूरी 14.4 किलोमीटर है। जब दूरी 14.4 किलोमीटर, दूरी को किलोमीटर में दर्शाया है, तो आपकी ऊंचाई 18 मीटर यानी √18 लिख देंगे विद्यार्थी जी। 18 को आप लोग 3√2 भी पढ़ सकते हैं, 18 को बोल सकते हैं 3√2 भी विद्यार्थी जी। राइट साइड क्या कहता है, आग की ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर को मैं लिख सकता हूं 2√2। तो पूछ रहा है दूरी कितने किलोमीटर होगा, डी का मान निकाल दीजिएगा। दूरी किलोमीटर में तो इधर भी किलोमीटर में, आग की ऊंचाई मीटर में तो इधर भी मीटर में। अब √2 से √2 तो कैंसिल हो गया विद्यार्थी जी। 3 से विद्यार्थी जी 48 बार में, तो 48 दूनी 96 यानी डी का मान हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। फिर भी मन में कोई सवाल होगा तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा, अर्थात आपका आंसर है। अब आपको लग रहा होगा इतना आसान क्यों बता रहे, तो आपकी गलती है, आपको समझ में अच्छी तरह से कैसे आ रहा है, आसान लग रहा है। दूरी जो है आग की ऊंचाई, दूरी जो है तल से आग की ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती है थी, तो मैंने नहीं लिखा विद्यार्थी जी, प्रश्न बोल रहा है। अब इसी को ही तो दूसरा रूप लिखे, तो फॉर्मूला हो गया D/√H बराबर D/√H। आपका हल करना आसान हो गया होगा। फिर भी मन में कोई सवाल है विद्यार्थी जी जरूर बोलिएगा, मैं आपको पूरा पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, कमेंट आप लोग थोड़ा करते हैं कम करते हैं, अच्छा लगे तो अच्छा भी बोलिए, खराब लगे तो खराब भी बोलिए, है ना, दोनों बातें बोलने की जरूरत है, तब तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कर रहे हैं। चलिए।
चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और आगे सीखिएगा। चलिए संजीव जी, सर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, मजा आ गया। दीपक जी बहुत अच्छा। चलिए चलिए मंजीत भाई, अगली क्वेश्चन आप लोगों को उसी पे ले चल रहा हूं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। और नहीं सीखिएगा तो ये प्रश्न आपको तंग करेगा, लगेगा यार कहाँ आ गया, कौन सी चैप्टर का यूज होगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। विद्यार्थी जी समझ जाइएगा तो आप लोग को बिल्कुल आसान लगेगा। किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण वहां की त्रिज्या एवं घनत्व के गुणनफल के समानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण जो है विद्यार्थी, त्रिज्या और घनत्व के गुणनफल के समानुपाती है। त्रिज्या को मैंने r से डिनोट किया, घनत्व को मैंने d से डिनोट किया, गुरुत्वाकर्षण को g से डिनोट किया। तो गुरुत्वाकर्षण जो है r और d के गुणनफल के समानुपाती है। शनि की त्रिज्या पृथ्वी की 10 गुनी और शनि और पृथ्वी का घनत्व दिया हुआ है। कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 1500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, तो वह शनि की सतह पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है, जबकि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। चलिएगा अब गुरुत्वाकर्षण तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। तो गुरुत्वाकर्षण का रेशियो अगर लिखिएगा तो r इंटू डी होगा। तो एक है विद्यार्थी जी पृथ्वी और दूसरा है विद्यार्थी जी शनि। ध्यान दीजिए, केयर कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का रेशियो r इंटू डी पे डिपेंड करेगा, सीखेगा। शनि की त्रिज्या पृथ्वी की 10 गुनी है, पृथ्वी की 10 गुनी, इधर त्रिज्या 1 तो इधर त्रिज्या 10। विद्यार्थी आगे शनि और पृथ्वी का घनत्व 1.75, शनि का घनत्व है विद्यार्थी जी 1.75 है ना, और दूसरा का घनत्व है विद्यार्थी जी 5.67। अब इन दोनों का रेशियो हम लोग जल्द से जल्द हल कर लेते हैं। दशमलव से दशमलव तो उड़ जाएगा विद्यार्थी जी, 7 से कटेगा 25 बार में, 7 से कटेगा 7 8 56 81 बार में, अर्थात रेशियो गुरुत्वाकर्षण का हो गया 81:250। अब कह रहा हूं कूदी गई ऊंचाई जो है गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा विद्यार्थी जी, अर्थात इधर 250 कूदेगा तो इधर कूदेगा विद्यार्थी जी 81, है ना, ऊंचाई का रेशियो हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है वह पृथ्वी की सतह पर 1500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है। 1500 दिया हुआ है विद्यार्थी जी पृथ्वी की सतह के ऊपर, तो पृथ्वी की सतह का तुलना 250 से शनि की सतह पे निकालना है 81 से गुना 250 से 6 बार में विद्यार्थी जी, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा 486 सेंटीमीटर। मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो जरूर बोलिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ध्यान दीजिए, लाइन तो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्यार्थी जी। तो गुरुत्वाकर्षण r इंटू डी के गुणनफल के समानुपाती है, तो गुरुत्वाकर्षण का रेशियो निकाल लिए। अब कह रहा ऊंचाई जो है, कूदी गई ऊंचाई जो है गुरुत्वाकर्षण का उल्टा है, तो गुरुत्वाकर्षण का रेशियो 81 250, तो इधर हो जाएगा 250 81। यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिएगा पृथ्वी की सतह पर कूदी गई ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई का तुलना ऊंचाई से शनि की सतह की ऊंचाई निकालनी, अर्थात 81 से गुना। फिर भी मन में कोई सवाल उत्पन्न हो रहा है तो जरूर बोलिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। थोड़ा फास्ट कीजिएगा विद्यार्थी जी, कमेंट थोड़ा फास्ट कीजिएगा। सुजीत सिंह जी समझ में आ रहा है विद्यार्थी जी? चलिए थोड़ा फास्ट कीजिएगा कमेंट को। चलिए अमित कुमार जी नो प्रॉब्लम, मंजीत जी कोई समस्या नहीं, प्रवीण जी आ गया। चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया। चलिए देवेंद्र कुमार जी फिर से, सुमन कुमारी फिर से लीजिए, फिर से आ गया क्वेश्चन में जवाब, लीजिए फिर से बता रहा हूं। इसका मतलब है आप लोग केयर नहीं कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी फिर से लिख रहे हैं उनके लिए, जो भी फिर से लिख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया, मजा भी आ रहा है। चलिए सीमा जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपको मजा भी आ रहा है। चलिए अब जिनको फिर से है तो देखिएगा, 2-3 विद्यार्थी फिर से लिखे, सीखिएगा। अब कह रहा है तरीके भी चेंज कर देते हैं। ऊंचाई जो है विद्यार्थी जी गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है,
और गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करता R इंटू डी पे, अर्थात R इंटू डी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कूदी गई ऊंचाई जो है गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने कुछ नहीं कहा, प्रश्न कह रहा है कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करता R और D पे, तो 1/RD लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो H जो हो गया 1/RD, अर्थात फॉर्मूला हो गया HRD बराबर के, HRD बराबर के। अब दोनों तरफ लिख दीजिएगा विद्यार्थी जी, एक तरफ पृथ्वी लिखिएगा, दूसरे तरफ शनि लिखिएगा। एक तरफ पृथ्वी लिखिएगा, दूसरे तरफ शनि लिखिएगा। HRD इधर भी, HRD इधर भी। तो चलिए लिखता हूं, शनि की त्रिज्या पृथ्वी की 10 गुनी है, पृथ्वी की 10 गुनी, अर्थात इधर त्रिज्या 1 तो इधर त्रिज्या 10। आगे शनि और पृथ्वी का घनत्व, शनि का घनत्व दिया हुआ विद्यार्थी जी 1.75 और पृथ्वी का घनत्व दिया हुआ 5.67। दशमलव से दशमलव मन ही मन उड़ा दिए। पृथ्वी पर विद्यार्थी जी 1500 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, तो इस पे कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है यही तो निकालना है। अब क्या हल करने नहीं आ सकता है, हल कर लीजिएगा। ये मिश्र अनुपात के नियम से हो गया, इसके पहले जो बताए थे वो रेशियो के नियम से बताए थे। ये मिश्र अनुपात के नियम से हो गया विद्यार्थी जी, इसके पहले जो बताए थे आप लोगों को रेशियो के नियम से बताए थे। तो HRD इधर भी, HRD इधर भी, बोलिएगा तो हल भी कर देंगे, मुझे कोई इतराज नहीं है। चलिए 0 से 0 विद्यार्थी जी, 25 छक 150, 25 सते 75 से, 7 से काट देते हैं, 7 8 56, 7 7 81 गुने 6, अर्थात H बराबर हो जाएगा 6 6 8 48, 486 आया होगा, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी A। तो जो विद्यार्थी फिर से लिखे थे वो जवाब देंगे, समझ में आया या नहीं आया। चलिए चलिए, जो भी लिखे थे फिर से देवेंद्र जी, संजीव भाई, सॉरी देवेंद्र जी, और लिखे थे सुमन कुमारी, देवेंद्र जी, सुमन कुमारी, जल्द से जल्द बोलिए समझ में आया या नहीं आया। चलिए देवेंद्र भाई आ गया। सुजीत सिंह जी, दोनों नियम अच्छे। विद्यार्थी जी नियम तो अच्छे ही होते, बस समझाने के तरीके होते हैं। समझाने में मजा आ गया तो आपको समझने में मजा आ जाएगा। तो चलिए इतना तक तो आपको समझ में आ गया विद्यार्थी। तो फिर आज के लिए यहीं पे रोक रहा हूं, जितना क्वेश्चन बताया उसको एक बार दोहरा दीजिए तो कल खत्म करेंगे। आज खत्म हो नहीं पाएगा, कल और मजेदार क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आज के लिए यहीं तक, इतना जरूर एक बार दोहरा लीजिएगा, है ना। थोड़ा कम पढ़ाए होंगे लेकिन ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल जो आने वाली क्वेश्चन है इससे भी मजेदार क्वेश्चन इसमें है, टाइप 10 में और अच्छी क्वेश्चन है। तो बाकी बातें कल करूंगा विद्यार्थी जी। आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अब चलिए कुछ अलग क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, मन में कोई सवाल था जरूर बोलिएगा, पढ़ाई से अलग कोई